उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक मिश्रा ऑफिशियल। कल हमने राष्ट्रीय आंदोलन की बात की कि इसके पीछे सामाजिक कौन से ऐसे कारण थे। आज हम बात करेंगे 1857 से पहले के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और विद्रोहों की, जिन्होंने नींव रखी। इन सारे आंदोलनों ने नींव रखी हमारे 1857 की क्रांति की। तो आइए दोस्तों, उस पर हम बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो आंदोलन थे जिनको हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि 1857 की क्रांति। क्योंकि 1857 की क्रांति पूरे देश में हुई, वहीं ये जो आंदोलन है, छोटे छोटे विद्रोह हैं, ये देश के विभिन्न हिस्सों में वहां पे ये पाए गए। तो इनमें हम जो आज पढ़ने वाले हैं उन पे एक बार जरा पहले गौर कर लेते हैं कि कौन कौन से वो आंदोलन हैं जिनको आज हम देखने वाले हैं। तो उनमें आता है चेरो विद्रोह, फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कूका विद्रोह, सामंतवादी विद्रोह, पांडगारों का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह और नायक विद्रोह, त्रावणकोर का विद्रोह। इसके अलावा जिनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है बरेली का विद्रोह, अलीगढ़ का विद्रोह, ओडिशा नायक विद्रोह, कित्तूर का विद्रोह और रामोसी विद्रोह, अहोम विद्रोह, विशाखापत्तनम का विद्रोह, कुर्ग विद्रोह और गुनसुर का विद्रोह। और आगे देखते हैं तो हमें मिलेगा वहाबी आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, आप इसका नाम सुनते होंगे। वहाबी आंदोलन, फराजी आंदोलन, संभलपुर विद्रोह, कोली विद्रोह, गडकरी विद्रोह और बुंदेला विद्रोह। तो दोस्तों, इनको हम एक एक करके शुरू करें उससे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि ये टॉपिक हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो एसएससी की परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो शुरू करते हैं हम पहले विद्रोह यानी चेरे विद्रोह से। तो चेरो विद्रोह को हम देखते हैं। चेरो विद्रोह का जो समय काल है वो 1800 से 1802 मिलता है हमको, यानी सन 1800 से 1802। इसमें जो कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है, उनको याद करना है कि ये चेरो विद्रोह जहां पे हुआ वो था बिहार का पलामू गांव। एक पलामू गांव है वहां पे ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। ये एक्चुअली चेरो जो है ना, ये चेरो वहां के जमींदारों को कहते थे। जो वहां के जमींदार लोग थे उनको हम चेरो कहते थे, वहां के लोग चेरो कहते थे। यानी वहां की जो जागीरदार होते थे वो चेरो के नाम से जाने जाते थे। अब हुआ क्या कि जो वहां के स्थानीय राजा थे और वहां के जो कंपनी का शासन था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और वहां के स्थानीय राजा, उन लोगों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली और करना क्या शुरू किया कि जो जागीरदार थे इनकी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया, इनसे जमीनें छीननी शुरू कर दी। तो अब जाहिर सी बात है कि इनके अंदर तो गुस्सा आने वाला ही है। अब गुस्सा आने के बाद में इन चेरों ने, यानी इन जागीरदारों ने एक आंदोलन, एक विद्रोह किया जिसका नेतृत्व तो भूषण सिंह नामक एक जमींदार थे, तो उन्होंने करा। तो ये आंदोलन चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आप मुख्यतः इनमें यही पॉइंट याद रखेंगे कि पहला कहां पे हुआ, पलामू गांव में हुआ। चेरो वास्तव में थे कौन, जागीरदार थे वहां के, उनको चेरो कहा जाता था। और इनमें मिली भगत किसकी थी, स्थानीय राजा और कंपनी ने उनकी भूमि कब्जा करने को सोच रहे थे। इस वजह से ये चेरो विद्रोह हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कभी पूछा भी जाता है तो यही पूछा जाता है कि चेरो किसको कहते हैं, तो आप बता देंगे जागीरदारों को चेरो कहा जाता था उस समय काल में। और ये हुआ कहां पे विद्रोह, तो ये पलामू गांव है जो कि बिहार में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आंदोलन जिस पे हम गौर करेंगे वो है फकीर आंदोलन। फकीर आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो बंगाल था। अब बंगाल में फकीर आंदोलन का नाम जो फकीर पड़ा है ये कहां से आया है, तो वास्तव में जो फकीर थे वो घुमंतु धार्मिक मुसलमान, यानी ऐसे मुसलमान जो घुमंतु थे और धार्मिक थे, तो घुमंतु धार्मिक मुसलमानों को फकीर कहा जाता था। ठीक है, तो और इन देखते हैं हमको पता चल गया कि ये बंगाल में हुआ था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो वास्तव में शुरू तो 18वीं शताब्दी से हुआ था, लेकिन ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक चलता रहा था ये आंदोलन। और यहाँ पे इसका जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, तो मजनून शाह थे, फकीर नेता मजनून शाह थे, उन्होंने किया। और इन्होंने काफी इसको
ऊपर तक पहुंचाया। दरअसल इन्होंने शुरुआत करी इस आंदोलन की, इसको काफी ऊपर तक पहुंचाया। और इन्होंने ना वहां की जो स्थानीय जो किसान थे और स्थानीय जमींदार थे, उनसे फकीर नेता जो ये मजनून शाह थे, उन्होंने उनसे धन वसूलना शुरू कर दिया। अब धन वसूलना शुरू कर दोगे, क्योंकि शासन तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अब उनके विरुद्ध ये धन वसूलना शुरू कर रहे हैं वहां पे बंगाल में, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई सरकार हमारी है और तुम पैसा वसूल रहे हो, तुम टैक्स वसूल रहे हो। तो और इन्होंने एक्चुअली ये विद्रोह इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ था, एक ये विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ था कि भाई तुम कैसे हमारे देश में पैसा वसूल रहे हो, हमारे देश का पैसा हम वसूलेंगे, है ना। तो ये इनकी ऐसी मंशा थी। तो स्थानीय जमींदारों से इन्होंने धन वसूलना शुरू किया और फिर थोड़े दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई, बुजुर्ग थे, मृत्यु हो गई। इसके बाद जो कमान संभालते हैं आंदोलन के वो थे चिराग शाह। चिराग शाह ने पूरे जितने भी बंगाल के उत्तर के जितने भी जिले थे उन वहां तक इस आंदोलन को फैलाया, काफी विस्तार दिया, मतलब मजनून शाह से एक कदम आगे तक इस आंदोलन को लेके गए। जो दो हिंदू नेता थे इससे जुड़े हुए, वो एक थे भवानी पाठक और दूसरे थे महिला, एक दूसरी महिला थी देवी चौधरानी। ये दो हिंदू नाम भी इस फकीर विद्रोह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस आंदोलन को इतना विस्तार कैसे मिलता है? इस आंदोलन को विस्तार ऐसे मिलता है क्योंकि उस समय काल के जो राजपूत थे और जो पठान थे, साथ ही साथ में जो वहां के सैनिक थे, भूतपूर्व सैनिक थे जिनको अंग्रेजों ने किसी न किसी कारण से निकाल दिया था, तो उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया फकीर विद्रोह के लिए। इसीलिए ये आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। लेकिन अब इसके बाद थोड़े समय के बाद ये आंदोलन थोड़ा सा हिंसक हो गया, और हिंसक इस तरीके से हो गया कि वहाँ की जो भी सरकारी फैक्ट्रीज थी और अंग्रेजों के जो खजाने थे वहाँ पे ये लोग डकैती डालने लगे और लूटपाट वहाँ से करने लगे। तो वहाँ के जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी शासन था, ब्रिटानिया हुकूमत का जो शासन था, उन्होंने फिर इसका दमन किया और काफी कड़े तरीके से दमन किया, और ये फिर धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक ये आंदोलन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। इसका केंद्र बिंदु भी बंगाल था। सन्यासी विद्रोह करीब 1770 से लेके 1820 तक था। 1770 में क्या हुआ था आप सब जानते हैं कि बंगाल में बहुत बड़ा भयानक अकाल पड़ा था, बहुत भयानक दुर्भिक्ष पड़ा था। इसके चलते वहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा शोषणकारी नीतियां लग गई, क्योंकि इसी वजह से वहां पे अकाल पड़ भी गया, क्योंकि वहां पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। इतनी ज्यादा गलत नीतियां थी अंग्रेजी सरकार की कि सिर्फ वो अपना पेट भरना चाहते थे। साथ ही में इसके अंग्रेजों ने क्या करा कि वहां के जो भी साधु संत थे, जो हिंदू महात्मा थे, उनके तीर्थाटन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थ यात्रा नहीं करने दे रहे थे। तो इस कारण से जो हिंदू नागा थे और सशस्त्र ये गिरी जो थे, उन्होंने गिरी समुदाय था। अच्छा, गिरी समुदाय ये वास्तव में कौन थे? ये जो सशस्त्र गिरी का मतलब समझ रहे, जिनके पास शस्त्र थे, ऐसे लोग गिरी समुदाय होता है। तो वो लोग कौन थे? जो कभी ना कभी मराठों, राजपूतों और बंगाल के जो नवाब थे उनके कभी सैनिक रहे थे वो लोग। वो बाद में संत बन गए, जब उनको नौकरी से निकाल दिया तो संत बन गए बाद में, किसी न किसी तरह उनको अपना पोषण तो करना ही था। तो ऐसे लोग जो कभी न कभी मराठों, राजपूतों और बंगाल के नवाब में सैनिक रहे थे, उनके पास हथियार तो थे ही और वो काफी कुशल भी थे, और बाद में वो सन्यासी बन गए। ऐसे लोगों ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करा। ठीक है, तो इस विद्रोह के पीछे जो कारण रहा वो तो आपको समझ में आ गया कि पहला कारण था कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, और दूसरा कारण था कि 1770 में जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण बंगाल में अकाल पड़ा, ये बहुत बड़ा कारण था। अच्छा, एक और जो मुख्य बात है, वो मुख्य बात ये है कि इस विद्रोह के बारे में, इस सन्यासी विद्रोह के बारे में वंदे मातरम के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है। तो ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, उन्होंने अपने उपन्यास में किस विद्रोह के बारे में उल्लेख करा है? तो आप सीधा जवाब देंगे कि इस बंगाल के इस सन्यासी विद्रोह के बारे में। मैंने जो भी इसके प्रमुख बिंदु थे वो इसमें से मैंने बताए हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट्स बनाते समय। कू का
कूका विद्रोह इसकी शुरुआत पंजाब में हुई थी, और पंजाब में शुरुआत कहाँ पे हुई थी, उसको मुख्यालय इन्होंने हाजरो बनाया था। हाजरो था उस जगह को इन्होंने मुख्यालय बनाया था। शुरुआत करी थी जवाहरमल भगत, जिनको सियाम साहिब कहा जाता था, और उनके शिष्य बालक राम। ठीक है, उनके शिष्य कौन थे? बालक सिंह, ये उनके शिष्य थे जिन्होंने मिलकर शुरुआत करी थी। एक और बड़ा नाम जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हालांकि शुरुआत भले ही सियान साहिब और बालक सिंह ने करी, लेकिन एक बड़ा नाम जो उससे जुड़ा और काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया इस कूका आंदोलन को, कूका विद्रोह को, वो थे नेता उसके राम सिंह। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी धार्मिक तौर पे, यानी पंजाब में धार्मिक तौर पे जो सिख धर्म में उस समय प्रचलित बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब बुराइयां कैसी? मांस मदिरा का सेवन करना, जाति प्रथा, ऊंच नीच, महिलाओं में पर्दा प्रथा, इन ऐसी सारी बुराइयां, साथ में ही जैसे अंतरजातीय विवाह। ठीक है, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए इस आंदोलन को सामने लाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ में इस आंदोलन ने धार्मिक उद्देश्य की जगह राजनीतिक रूप अपना अख्तियार कर लिया। इसको जब धार्मिक रूप इसने अख्तियार किया तो ये थोड़ा सा हिंसक हो गया, और इसी के चलते इन्होंने क्या करा कि 1872 में जो इसके नेता थे राम सिंह, इसके नेता राम सिंह थे, उनको अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून जेल भेज दिया। अधिकतर तब रंगून ही भेज दिया करते थे, रंगून भेज दिया, जहां 1872 में भेजा था, और 1885 में उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। यानी इस आंदोलन से आपको जो जुड़े हुए नाम याद रखना है वो एक है जवाहरमल भगत, जिनको सियान साहिब कहा जाता था, और उनके शिष्य बालक सिंह। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण नाम मैंने फिर से बताया, राम सिंह आपको जरूर याद रखना है, जो कि कूका आंदोलन से जुड़े हुए थे। कूका आंदोलन कहा हुआ था पंजाब में, और इसका मुख्यालय हाजरो में इसका मुख्यालय था, और इसका जो सिस्टमेटिक जो उसका उद्देश्य था वो था सिख धर्म में बुराइयों को दूर करना, है ना, इस सिख धर्म में बुराइयों को दूर करना। लेकिन बाद में राजनीतिक हो गया, और राजनीतिक होने के कारण अंग्रेजों को बड़ी चिंता हो गई कि ये तो भाई मामला हाथ से निकल रहा है। और राजनीतिक हुआ क्यों था, इसके पीछे भी एक कारण है। जब शुरुआत मैंने फिर से बताया कि शुरुआत धार्मिक हुई थी, लेकिन राजनीतिक हो गया। राजनीतिक इसलिए हो गया क्योंकि पंजाब का हस्तांतरण हो गया था, पंजाब को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से वो राजनीतिक मतलब धार्मिक आंदोलन राजनीतिक में बदल गया। आइए बात करते हैं कुछ और विद्रोहों के बारे में, जिनमें हम पहला विद्रोह डिस्कस करेंगे सामंतवादी विद्रोह। दरअसल सामंतवादी विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1884 में, और इसको जो शुरू करने वाले थे वो एक मराठा सरदार थे जिनका नाम था फोंड सावंत। ठीक है, फोंड सावंत ने क्या करा कि वहां के जो सरदार थे और जो देसाई थे, ठीक है, देसाई वहां की पदवी होती थी, तो उस पे जो लोग काम करते थे, तो वहां के जो सरदार थे और देसाई थे, उनकी मदद से इन फोंड सावंत ने वहां के जो दुर्ग थे, वहां के जो किले थे, उन पे किलों पे कब्जा कर लिया। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब किलों पे कब्जा कर लिया तो ये फोंड सावंत के नेतृत्व में जो लोग थे, सावंत लोग थे, उनको अंग्रेजों ने फिर परास्त करा। अंग्रेजों ने उनसे युद्ध किया। युद्ध क्या ही कर सकते हैं, इतनी तो इनके पास सामर्थ्य नहीं होती थी, हमारे जो लोकल स्तर पे जो लोग विद्रोह करते थे, लेकिन जितना भी सामर्थ्य होती थी उनसे इन्होंने लड़ाई करी। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया कि इनके पास सामर्थ्य बल भी जाहिर सी बात है कम होगा, अंग्रेज उस समय अपने को ही लूट के खुद को वो लोग बना रहे थे, तो अंग्रेजों ने हरा दिया। हराने के बाद में कुछ तो यहाँ से गोवा चले गए, गोवा भाग गए, जो बचे कुछ भाग पाए वो गोवा भाग गए, बाकी जिनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया उनके ऊपर बाद में मुकदमा चला और उनको फांसी दे दी गई। दूसरा है पांडेगार। पांडेगार कहते हैं दक्षिण भारत में, एक्चुअली जो पांडेगार का विद्रोह है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ। पांडेगारों का विद्रोह आप याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्रोह है, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह है सबसे बड़ा दक्षिण भारत का। पांडेगार होते थे जो किले के आधिपति होते थे। आधिपति समझते हैं, आधिपति मतलब जिनके अधिकार में वो किला है, तो किले के जो आधिपति होते थे उनको पांडेगार कहते थे। तो इनसे क्या किया कि वहां से ये जो किला है ना, तो वो लेना चाहते थे अंग्रेज, और या तो ये कहते थे कि अगर तुम रहना चाहते हो तो हमको मालगुजारी दो, टैक्स है ना, टैक्स, ए टाइप ऑफ टैक्स। तो पहली बात
तो इन पांडेगारों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करना मतलब मना कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई देखो ऐसा है कि हम तुम्हारी अधीनता तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे अंडर में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और दूसरा, मालगुजारी देने से भी मना कर दिया। 1801 से लेकर 1805 इसका टाइम पीरियड है और इसका जो नेतृत्व करते थे वो थे कटबोय नायकन। ये एक इंपॉर्टेंट नेम इस पांडेगार आंदोलन में आता है, कटबोय नायकन। कटबोम भी कहीं कहीं लिखा मिलता है या कटबोय, जो भी आपको मिले। कटबोम में से ज्यादातर जगहों पे कटबोम मिलता है। तो पांडेगार आप समझ गए, किलों के आधिपतियों को पांडेगार कहते थे। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था और इन्होंने किस लिए आंदोलन किया? क्योंकि पांडेगारों ने अधीनता और मालगुजारी देना बंद कर दिया था। 1801 से 1805 तक की इसकी समय काल थी और कटबोम नायकन जो थे इसके नेतृत्व करता था। फिर आता है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था 1806 में हुआ। 1806 में वेल्लोर के जो सैनिक थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ही सैनिक थे, लेकिन वो थे भारतीय थे और सैनिक थे कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अब आंदोलन करने के बाद छिटपुट जंग हुई और उस समय वहां के जो वेल्लोर का दुर्ग था, वेल्लोर का किला था, उस पे इन सैनिकों ने, इन भारतीय सैनिकों ने मैसूर राज्य का जो राज चिन्ह होता है ना, वो वाला झंडा, वो वाला जो फ्लैग होता है ना, राजाओं के अपने अपने झंडे होते हैं, हमारी पहचान, तो वो मैसूर राज्य का जो झंडा था उसको वेल्लोर के दुर्ग पे फहरा दिया, क्योंकि प्रतीक होता है कि हम जीत गए, इस दुर्ग को जीत गए। तो इसमें इनकी जो मदद करी थी वो टीपू सुल्तान के जो वंशज थे उस समय, उन्होंने इनकी काफी मदद करी थी। लेकिन 1806 में ही आखिरी तक आते आते इस विद्रोह का दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, इस वेल्लोर सिपाही के विद्रोह को। अगला जो विद्रोह है वो है नायक विद्रोह। नायक विद्रोह दरअसल बंगाल के मेदिनीपुर जिला जो है ना, वहां पे हुआ था। और नायक इसको कहते हैं जो वहां की रैयती थी, जैसे होता है ना सूबा, जैसे थोड़ी थोड़ी जमीन देके पहले बना दिया जाता था कि ये आप इसके मालिक हैं, तो उनको रैयत कहते थे। तो वहां की जो रैयतें थी उन लोगों ने नायक विद्रोह किया। अब ये रैयतें, दरअसल क्या हुआ, जो ये रैयत वाले लोग थे, नायक थे, इनकी जमीनों पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब जब टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया तो ये इतना ज्यादा टैक्स कैसे, अपना ये जो कर लगा दिया गया, लगान लगा दी गई कि कैसे अपने मतलब अंग्रेजों को जमा करें। तो इसके लिए इन्होंने मना किया कि भाई थोड़ा सा कम कर लो। तो अब उन्होंने, अंग्रेजों ने इनकी सुनी नहीं, बल्कि उल्टा इनकी जमीनें जो थी वो हड़पनी शुरू कर दी। जब जमीनें हड़पनी शुरू कर दी तो इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1806 में इनकी जमीनें हड़पना शुरू करी। तो ये आंदोलन 1816 तक चला और बाकायदा वहां पे एक व्यक्ति जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, अचल सिंह, उन्होंने बाकायदा लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देके इस आंदोलन में उतारा, नायक विद्रोह में। अचल सिंह इसमें एक महत्वपूर्ण नाम है जो इस आंदोलन में आपको याद रखना है, और जगह बंगाल का मेदिनीपुर। ओके, दूसरा जो आंदोलन है वो त्रावणकोर आंदोलन इस नाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलुथम्पी के नाम से। वेलुथम्पी वहां के दीवान हुआ करते थे, वेलुथम्पी। तो अब त्रावणकोर के दीवान हुआ करते थे। अंग्रेजों की ज्यादतियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने आखिर में एक सशस्त्र, एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया, जिसको त्रावणकोर के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह में लगभग 1 साल तक कंपनी का शासन त्रावणकोर से समाप्त कर दिया इन्होंने। किसने? वेलुथम्पी ने। और वेलुथम्पी इसलिए नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जो ऊंची परीक्षाएं जैसे यूपीएससी तक परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि त्रावणकोर विद्रोह में, ठीक है, यह त्रावणकोर का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि किसने विद्रोह में अमेरिका और फ्रांस से मदद मांगी थी विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये वेलुथम्पी जी हैं, इन्होंने इस विद्रोह को बढ़ाने के लिए, इस विद्रोह को अच्छा चलते रहने देने के लिए फ्रांस और अमेरिका से मदद मांगी थी। इसके साथ में ही स्थानीय जो राजा थे उनसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मदद मांगी थी, लेकिन उस समय किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। आखिर में सन आता है 1809, और 1809 में क्योंकि इनके पास सीमित संसाधन से सीमित सैनिक शक्ति थी, 1809 में अंग्रेजी सैनिक बढ़ते जाते हैं, इनके किले की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इतने ये वीर और बहादुर होते हैं कि इन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जब इन्होंने देखा कि 1809 का साल था, जब इन्होंने देखा कि अंग्रेजी सेना बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने खुद आत्महत्या कर ली और आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन
तो ये त्रावणकोर के वेलुथम्पी हैं जिन्होंने त्रावणकोर के विद्रोह को जन्म दिया। इसके बाद आता है 1816 में बरेली का विद्रोह। बरेली का विद्रोह हुआ एक्चुअली वहां के लोगों ने। इसमें पहले प्रारंभिक तौर पे कोई नेता नहीं था, लेकिन बाद में जो नेतृत्व जिसने संभाला वो मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। इन्होंने इसलिए यहाँ के लोगों ने ये आंदोलन प्रखर किया, बरेली का आंदोलन, क्योंकि अंग्रेजों ने ना स्थानीय लोगों पे एक टैक्स लगा दिया था। अंग्रेजों ने एक टैक्स लगा दिया था, उसका नाम था चौकीदार टैक्स। ठीक है, चौकीदार टैक्स, यानी तुम्हारी हम चौकीदारी कर रहे हैं, उसका पैसा लाओ। ठीक है, लूट रहे हो कि चौकीदारी कर रहे हो, यानी चौकीदार चोर है। तो चौकीदार उस समय चोर था वास्तव में। ठीक है, तो चौकीदार टैक्स लगा दिया 1816 में बरेली के लोगों के ऊपर। तो मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने इसका नेतृत्व किया और इसको बरेली के आंदोलन के नाम से या बरेली के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अभी मैं पिछला जो आप वीडियो मेरा देखोगे, जो बरेली में एग्जाम देने गया था, उसमें मैं एक स्कूल में गया था जिसका नाम था बरेली कॉलेज। वो बहुत फेमस है, इससे जुड़ा हुआ वो मतलब इस विद्रोह से उसकी नींव कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, घटना जुड़ी हुई है उस कॉलेज से। अलीगढ़ का विद्रोह। अलीगढ़ वास्तव में आगरा प्रांत में उस समय अलीगढ़ पड़ता था। अलीगढ़ अब भी आगरा के नजदीक ही है, लेकिन उस समय प्रांत जो हुआ करता था वो आगरा हुआ करता था। ये 1817 की बात है। वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो जमींदार थे, वहाँ के जो सैनिक थे, वो उस समय की प्रशासनिक हेर फेर के चक्कर में बहुत असंतुष्ट थे कि भाई ये सब मत करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कम से कम इतनी ज्यादा लगाने मत बढ़ाओ, इतनी ज्यादा लूट फातियां मत बचाओ, इतना ज्यादा टैक्स मत बढ़ाओ, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस समय टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इन लोगों में जब असंतोष ज्यादा बढ़ गया तो ये असंतोष फूटा कैसे, इस विद्रोह के रूप में। इसका नेतृत्व किया हाथरस के दयाराम जी थे और मुरसार के भगवंत सिंह थे। इन्होंने इस अलीगढ़ के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करा और इस विद्रोह को एक दिशा प्रदान करी। आगे आता है रामोसी। रामोसी विद्रोह। रामोसी एक्चुअली में रामोसी उन लोगों को कहते थे जो कभी मराठा के समय में वो पुलिस हुआ करते थे। जैसे आजकल पुलिस होती है, वैसे वो मराठा के समय में वो लोग पुलिस हुआ करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जब पूरी तरीके से चालू हो गया तो ये लोग खाली हो गए, ये लोग बेकार एकदम मतलब खाली हो गए, इनके पास कोई काम नहीं था। लेकिन अब ये खाना पीना इनके कैसे, गुजर बसर कैसे होती थी, तो गुजर बसर के लिए इनके पास कुछ जमीनें थी, तो उस जमीन पे खेती करते थे और खाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उस पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। एक्चुअली हर विद्रोह का कहीं ना कहीं जो जड़ है वो टैक्स ही है, टैक्सेशन है, बहुत अति से ज्यादा लगान है। तो रामोसी लोगों को आप समझ गए। अगर रामोसी क्वेश्चन में आए रामोसी किसे कहते हैं तो आप बता देंगे मराठा यूनियन पुलिस हुआ करते थे। ये खाली हो गए, लगान बढ़ा दी। तो 1822 में चित्तूर सिंह रामोसी आंदोलन को आगे लेके गए और जब ये आंदोलन उस समय असफल हो गया तो 1829 में ये उमा जी थे, इन्होंने इसको डायरेक्शन प्रदान किया। इनका नाम था उमा जी। तो आप नाम याद रखेंगे, चित्तूर सिंह और उमा जी, जिन्होंने रामोसी, जो कि पूना के रामोसी कहे जाते हैं, उन आंदोलन को इन्होंने बढ़ावा दिया, इनको डायरेक्शन प्रदान किया। आगे आते हैं अहोम। जब 1828 के आसपास में जब ये बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा युद्ध के बाद असम पे कब्जा कर लिया किसने, अंग्रेजों ने। जब कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। अच्छा, ईस्ट इंडिया की कंपनी के शासन का तरीका ही ऐसा होता था कि वहां कहीं भी वो शासन करती थी, लोगों को पसंद नहीं आता था, इतनी ज्यादा अति करते थे ना हर बात में, वहां के लोगों को पसंद नहीं आया। तो वहां के जो अहोमियों के वंशज थे, अहोम जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, ईस्ट इंडिया से कहा कि चले जाओ, लेकिन वो लोग नहीं गए, वो शासन करते रहे। इस कारण से वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो 1828 से लेकर 1830 तक गदाधर सिंह ने इस आंदोलन को दिशा प्रदान की। उसके बाद में गदाधर सिंह को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया। तो इसके बाद में 1830 में कुमार रूपचंद जो थे उन्होंने इसको डायरेक्शन दिया, लेकिन धीरे धीरे करके इस आंदोलन को अंग्रेजों ने दमन कर दिया। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन बरेली के सैयद अहमद बरेलवी, इन्होंने इसको प्रारंभ किया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था इस्लाम में सुधार लाना।
अब इस्लाम में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन समय के साथ साथ में इसका जो उद्देश्य था वो इंडिया में, भारत में हो गया कि अंग्रेजों का विरोध के साथ साथ में ही जो शोषक वर्ग था उसका विरोध यहाँ पे इसका उद्देश्य हो गया। शुरुआत में जो इसका केंद्र हुआ करता था वो पटना हुआ करता था, है ना, पटना इसका केंद्र हुआ करता था। और 1830 से लेके 1869 तक ये चला है वहाबी आंदोलन का समयकाल जो है 1830 से लेकर 1869 का। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत करी, सर नहीं, इनके नाम क्या है, सैयद जी के नाम क्या है, सर नहीं था, तो सैयद अहमद बरेलवी जी जब 1831 में इनकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद इनायत अली और विलायत अली, ये दो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इस आंदोलन को बंगाल में दो लोग आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम है दद्दू मियां और टिट्टू मीर। इस आंदोलन को आगे लेकर जाते हैं। दूसरा एक आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन, फराजी आंदोलन, बंगाल के फरीदपुर में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका वहां का बिंदु है, केंद्र बिंदु है। इसका भी उद्देश्य इस्लाम में सुधार था। इसका भी उद्देश्य बाद में क्या हो गया, अंग्रेजों का विरोध हो गया। इसको जो शुरुआत करी थी वो शरीयतुल्लाह और उनके जो पुत्र थे मोहम्मद मोहसिन, इन दोनों ने शुरुआत की थी। दरअसल क्या था कि ये दोनों लोग उस समय किसानों के बीच और जो मजदूर वर्ग हुआ करता था उनके बीच बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे ये दोनों लोग। इस वजह से इन्होंने पूरे बंगाल में इस आंदोलन को चरम स्थिति पर लेके गए। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसका विस्तार किया फराजी आंदोलन का। फिर आता है कोल्ली आंदोलन। कोल्ली दरअसल कहते थे, जिनको कोल कहते हैं, कोल्ली आंदोलन जो था, कोल्ली होते थे एक्चुअली दुर्ग में सैनिक होते थे। अब जब अंग्रेजों ने शासन किया तो किलों का इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, तो ये लोग खाली हो गए, ये लोग बेकार हो गए। अब बेकार हो गए तो चूंकि इनके पास थोड़ा सा सैनिक प्रशिक्षण तो था ही, क्योंकि आफ्टर ऑल थे तो ये सैनिक ही, दुर्ग के बाहर दुर्ग के सैनिक ही थे, तो इन्होंने जगह जगह पे विद्रोह ऐसे ही करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो इनके कुछ जो टाइम पीरियड आता है 1824 में इन्होंने पश्चिमी घाट में और जो आपका कच्छ का रण है वहां पे इन्होंने विद्रोह किया। 1839 में पूना के पास विद्रोह किया। कुछ नाम जो कोली विद्रोह में सामने आते हैं वो नाम है भाऊ मरे, चिमनाजी यादव और नाना दरबारे और बापू भंगरिया। ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो कोली विद्रोह के रूप में सामने आते हैं, जिनको इन्होंने डायरेक्शन प्रदान की। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट एक है गडकरी आंदोलन। गडकरी आंदोलन, जैसे ये कोली दुर्ग के सैनिक हुआ करते थे, ऐसे ही गडकरी जो थे वो मराठा दुर्ग के सैनिक हुआ करते थे। और अगेन अब अंग्रेजों के आने के बाद जो दुर्ग थे उनका इतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं, तो ये लोग भी खाली हो गए थे। लेकिन मराठाओं के समय में इन गडकरियों को जमीन मिली हुई थी जिसपे टैक्स नहीं पड़ता था, यानी कर मुक्त जमीन मिली हुई थी। ऐसी जमीन दे रखी थी मराठाओं ने कि इस पे तुम खेती वेती करो, अपना कमाओ, हम इस पे तुमसे टैक्स नहीं लेंगे तुम, क्योंकि हमारे पास सैनिक हो। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेज इनसे उस जमीन पर टैक्स लेने लगे। अच्छा, टैक्स भी लेते तो ठीक था, लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगे, तो इन लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। तो 1844 इस विरोध का टाइम पीरियड है। जो महत्वपूर्ण नाम निकल के सामने आता है वो बाबा जी अहिरेकर हैं इस गडकरी विद्रोह का। उम्मीद है कि आपको ये अभी समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अभी 2 आंदोलन 3 और बचे हैं जिनको मैं अभी फटाफट पूरा करवाता हूँ, और आप परीक्षा में देखिएगा एक एक फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा वहां पे। थैंक यू। अभी जारी है आगे हमारे इन आंदोलनों, इन विद्रोहों के इस वीडियो में जो आखिरी के 2 विद्रोह हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं, उनमें पहला है विद्रोह बुंदेला विद्रोह। दरअसल हुआ क्या कि 1835 में अंग्रेजों ने एक प्रांत बनाया जिसका नाम रखा उत्तर पश्चिम प्रांत। अच्छा, उत्तर पश्चिम प्रांत वो बनाया गया था मराठाओं से छीन के, जो आज का मध्य प्रदेश है उसके सागर और दमोह जिलों को मिला के बनाया गया ये उत्तर पश्चिम प्रांत। अब उत्तर पश्चिम प्रांत में बनाने के बाद एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था बर्ड कमीशन, और बर्ड कमीशन की संस्तुति पे वहां पे महलवाड़ी जो व्यवस्था होती है ना, महलवाड़ी कर की व्यवस्था होती है, उसको वहां पे लागू कर दिया गया। अच्छा, कर की बढ़ी हुई जो ये दर थी वो 20 साल तक के लिए फिक्स कर दिया गया कि अब 20 साल तक इसी हिसाब से टैक्स देना है। जब ये बात वहां के जमींदारों ने सुनी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है,
तो जो दो नाम आपके सामने आते हैं, जवाहर सिंह और मधुकर शाह, इन्होंने 1842 में भयंकर उत्पात मचाना शुरू किया कि भाई ऐसे क्यों करोगे। तो अंग्रेजों ने बड़ी मशक्कत के बाद इन पे काबू पाया और इसका परिणाम ये हुआ कि जो दर थी टैक्स की बढ़ी हुई दर थी, कर की बढ़ी हुई दर थी 20 साल, इसको घटा के 10 साल करना पड़ा अंग्रेजों को मजबूरी में। फिर उसके बाद आता है कुर्ग आंदोलन। कुर्ग वासियों, दरअसल दक्षिण भारत में जो कुर्ग वासी हैं उनके द्वारा लड़ा गया ये ऐसा आंदोलन है जो बहादुरी की मिसाल है। अगर वहां के जो राजा थे, राजा वीर, उनका नाम था वीर राजा, अगर उन्होंने बहादुरी जनता के साथ में दिखाई होती तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होता कि उस समय अंग्रेजों को वहां पे हार का सामना करना पड़ता। लेकिन जनता ने तो बहुत बहादुरी दिखाई, उस राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरीके से राजा वीर राजा ने समर्पण कर दिया दक्षिण भारत के इस आंदोलन में, और 1834 में उस प्रांत को, उस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। तो यदि आपको हमारा लेक्चर, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच सपोर्ट करिए। बस शुरू किया है मैंने, अभी कुछ दिन हुए हैं, अगर लग रहा है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।